एक स्कीम है, आपको पता होगा, ईएमपीएस। ईएमपीएस, दैट इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। 1 अप्रैल से लागू हुई है और 31 जुलाई तक इसको लागू करना है अपने को। 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक। और इसमें 500 करोड़ का टोटल आउटले है। ठीक है। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए इलेक्ट्रिक, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर। याद रखिएगा, फोर व्हीलर के लिए नहीं है। किसके लिए? दोपहिया वाहनों के लिए और तिपहिया वाहनों के लिए। जो तिपहिया इलेक्ट्रिक वाले वाहन है ना, अभी जो चल रहे हैं, उन्हें पूरे ट्रैफिक का कचरा कर रखा है, कभी भी ऐसे मुड़ जाते हैं। और आज ही मैं पढ़ रहा था कि एक मोटरसाइकिल वाले ने उस पर टक्कर मार दी, वो उलट गया, उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी दब के मर गया। बताओ, इनका कोई ठिकाना ही नहीं, कब कैसे चला रहे हैं। इनके कोई लाइसेंस वाइसेंस है कि नहीं है। कल ही शाम को देख रहा था, यू टर्न मार दिया भाई ने, चला रहा था तो। कह रहे नहीं वे, वो उनका सरदर्द अलग है, अभी जो पढ़ रहे हैं। तो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर इसलिए क्योंकि वी वांट टू गिव फिलिप टू ग्रीन मोबिलिटी। ग्रीन मोबिलिटी, हरित मोबिलिटी के लिए एक तो काम करना अपने को, ताकि परेशानी ना हो। और दूसरा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है इंडिया में। ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक सब्सिडीज का और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम का। सब्सिडीज के लिए दिया जा रहा है 493.55 करोड़ रुपीस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6.45 करोड़ रुपीस ये दिया जा रहा है। टोटल 500 करोड़ है। और इससे जितने ईवीज को सपोर्ट करेंगे वो है 372,215। लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप लिख लो तो ठीक रहेगा। 372,215 ईवीज, जिसमें टू व्हीलर के लिए मैक्सिमम है 333,387। 333,387 याद रख लोगे, इतना आसान है। ठीक है। और जबकि थ्री व्हीलर के लिए है 38,828। क्लियर? मतलब टू व्हीलर को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा इसको हम शुरू करना चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत से। आत्मनिर्भर भारत, इसमें हमने पीएमपी अडॉप्ट किया है, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रम। और ये क्या करता है? ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करता है। ईवी की सप्लाई चेन को मैनेज करेंगे हम इससे। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है। और इसमें कस्टमर्स को 10,000 रुपए टू व्हीलर पर सब्सिडी मिलेगी और थ्री व्हीलर के लिए 25,000 रुपए। और यदि बड़ा थ्री व्हीलर है तो उसको 50,000 रुपए।
इतना याद रख लोगे तो ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और, चुनाव चल रहे हैं और जब तक तुम्हारा वो इंटरव्यू चलेगा तब तक चुनाव चलेगा, चलेगा ना, क्योंकि 4 जून को जाकर के जब रिजल्ट आएगा तब तक चुनाव का माहौल तो ऐसे ही बना रहेगा। और अभी कुछ पंगे आप लोगों ने देख लिए, वो पंगे बता देते हैं हम आपको। वो पंगा ये है कि अजीत पवार और शरद पवार, घड़ी किसकी है और घड़ा कौन लेगा? अब मजाक की बात है। अजीत पवार की एनसीपी का वाकई वारिस वही है कि शरद पवार ही घड़ी लेकर के चलने वाले, ठीक है। और इसी तरीके से उद्धव वाकई में ठाकरे हैं, शिवसेना, या फिर जो अभी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, शिंदे, एकनाथ शिंदे, उनके पास वो धनुष बाण होगा जो शिवसेना का है। ये एक इशू बन गया ना इशू, ये इस बार का एक बड़ा इशू है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ कि ये जो सिंबल हैं ये कैसे अलॉट किए जाते हैं? ठीक है, एक तो वो विवाद वाला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, तो विवाद पे तो खूब पढ़ लिया तुम लोगों ने, क्योंकि वो विवाद तो चुपचाप बैठ गया है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया चलो यही है, उन्होंने कहा कि चलो हम मान लेते हैं यही है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जो सिंबल्स अलॉट करने का काम है वो ईसीआई करता है। कौन करता है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके लिए एक ऑर्डर पास किया गया था 1968 में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन सिंबल्स ब्रैकेट में रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर। रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर, ये ब्रैकेट बंद होगा 1968। और ये जो ऑर्डर निकला था ये आरपीए एक्ट 1951 के अंतर्गत था और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था? आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ठीक है। अब वो पूछेंगे कि भाई सिंबल्स कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं सिंबल्स? सिंबल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फ्री, दूसरे होते हैं रिजर्व्ड। कैसे होते हैं? एक होते हैं फ्री और दूसरे होते हैं रिजर्व्ड, ठीक है। जो रिजर्व पार्ट सिंबल्स हैं वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के लिए होते हैं, चाहे वो नेशनल पार्टीज हो या स्टेट पार्टीज हो, वे रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के लिए होते हैं। और फ्री सिंबल्स जो होते हैं वो कैंडिडेट्स चुनते हैं, या तो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो उनको चुनते हैं। अब क्वेश्चन कहां बनता है? इंटरव्यू का क्वेश्चन, प्री का क्वेश्चन, मेंस का तो नहीं है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, प्री में पूछ सकते हैं कि मान लीजिए एक रिजर्व्ड सिंबल है स्टेट का, किसी एक पार्टी का, जो स्टेट पार्टी है वो ए स्टेट में है, वहां पर वो रिजर्व्ड है। क्या बी स्टेट में उसको फ्री सिंबल के रूप में यूज किया जा सकता है? ये क्वेश्चन प्री के लिए बन सकता है, ये आपसे इंटरव्यू पूछा जा सकता है। पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं? आप कहते हम पॉलिटी पढ़ के आए अच्छे से, तो कहते अच्छा चलो बताओ, चुनाव पढ़ के? बोले हाँ पढ़ के आए। तो अच्छा आप चलो बताओ, क्यों भाई? यूज हो सकता है एज अ फ्री सिंबल इन अदर स्टेट और नॉट? चारू, क्या नहीं होगा? फ्री सिंबल नहीं होगा या यूज ही नहीं होगा? यूज नहीं होगा, अच्छा। और कुछ है? फ्री सिंबल हो सकता है, किसी पार्टी के लिए नहीं रहेगा वो, ठीक है।
अदर स्टेट में यूज कर सकते हैं उसको। देखो हमेशा ध्यान रखना, वंस अ रिजर्व्ड, इट इज रिजर्व्ड फॉर द एंटायर नेशन। ठीक है, ये किसी दूसरी जगह पर फ्री सिंबल के रूप में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसको किसी दूसरी पार्टी को भी नहीं दिया जाएगा दूसरे प्रदेश में, यदि भले ही एलिजिबल हो जाए वो एक सिंबल अपना लेने के लिए। इसी तरीके से यदि किसी इलेक्शन में किसी बंदे को, एक ही बंदा है और उसने वो सिंबल मांगा अपने लिए, ठीक है, और वो बाकी किसी दूसरे ने नहीं मांगा है, तो वो उसको अलॉट कर दिया जाएगा। फिर अलॉटमेंट के बाद किसी दूसरे के लिए वो फ्री नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों ने वही सिंबल मांग लिया है, बहुत सारे लोगों ने वही सिंबल मांग लिया है, तो ये किसको दिया जाएगा? देखो रिकॉग्नाइज पार्टी के लिए तो रिकॉग्नाइज्ड है। अब हमारे पास दो तरीके के लोग बचते हैं, एक वो जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है और दूसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। तो ये सिंबल मांगने वाले अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। तो क्या होगा? तो ऐसा जब होता है तो यदि एक ही अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है तो उस अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को वो सिंबल दिया जाता है जब बहुत सारे उसको लेने के लिए खड़े होते हैं तो। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, यदि अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उसको एक फ्री सिंबल दिया गया है तो वही फ्री सिंबल उसको लोकसभा के लिए भी दे दिया जाएगा कि चलो आप कर लो, इससे एक ही सिंबल को उसको यूज करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये भी ध्यान रखना। या फिर लोकसभा के अलावा यदि राज्यसभा में हो, राज्यसभा सॉरी, ये विधानसभा में हो तो 5% सीट्स पर भी उसको दिया जा सकता है कि चलो ये कर लो तुम। तो ये भी अपने दिमाग में रखना है कि ये सिंबल का लोकेशन है। इसमें एक रूल 10B है, रूल 10B। और ये कहा गया है कि रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी के लिए एक सिंबल 2 जनरल इलेक्शंस के लिए दिया जा सकता है। मतलब एक बार लड़ दिया तो अगली बार फिर लड़ दो तुम, चलो वही फ्री सिंबल तुमको हम फिर दे देंगे। 2 बार के लिए उसको दिया जाता है। ठीक है, यदि 1% वोट मिला है उसको, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को 1% वोट मिला है, ठीक है, तो उसको वो कॉमन सिंबल सबसिक्वेंट जनरल इलेक्शंस के लिए भी मिल जाएगा। 2 हो चुके, 1% मिल गया तो तीसरे के लिए मिल जाएगा, फिर 1% मिल गया तो चौथे के लिए मिल जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4% पे तो आपको पता है रिकॉग्निशन ही मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हर बार उस अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हमको ये वाला सिंबल चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गए। सिर्फ जब बातचीत होगी तो कितने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन गए हमारे, बन गए कि नहीं बन गए? तो ये इलेक्शन चल रहे हैं तो किसके लिए चल रहा है, किसके लिए पंगा होगा? अब पंगा होगा उद्धव ठाकरे के लिए, अब पंगा होगा अजीत के लिए या शरद पवार के लिए। दोनों में पंगे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? किसको कौन सा दिया जाए कौन सा नहीं दिया जाए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलो, एक और बदमाशी की रिपोर्ट दी गई है और वो उस पर हमने एक दिन चर्चा की है। वी
डैश डेम। इसने कहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। क्या कहा है इसने? कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। पढ़ लिया आप लोगों ने? इस पर हम एक दिन पहले आपको लेक्चर दे चुके हैं। ये सब बदमाश हैं, इनके अपने अल्टीरियर मोटिव हैं कि इंडिया को बदनाम किया जाए। समझ गए? तो हमने क्या कहा था कि हमको अपना इंडिपेंडेंट एजेंसी बनानी पड़ेगी जो ट्रांसपेरेंटली, न्यूट्रलिटी के साथ, इम्पार्शियलिटी के साथ अपनी रिपोर्ट बनाए। पूरे देश की, पूरे विश्व की बनानी है तो ठीक है ना, क्योंकि ये जितने भी एजेंसीज हायर की जाती हैं तो कोई भी उनको पैसा दे करके उनसे अपनी रिपोर्ट बनवा लेगा। तो ये बात जो थी वो हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, अब ये जरूर कहा जा रहा है कि वहां पर 5 इंडाइसेस पे इसको बनाया गया है, वीडेम की रिपोर्ट। इसमें 5 इंडाइसेस कौन कौन से? पहला है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें देखते हैं रूल ऑफ लॉ, चेक्स एंड बैलेंसेस और सिविल लिबर्टीज। ठीक है। दूसरा है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन देखते हैं, जिसमें लोकल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पंचायती राज वगैरह है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तीसरा डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इंडेक्स है, डेलिबरेटिव। ठीक है, इसमें यह देखा जाता है किस तरह से निर्णय बातचीत के आधार पर लिए जाते हैं। फिर ईगलिटेरियन डेमोक्रेसी इंडेक्स है कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं है, पावर एंड फ्रीडम है कि नहीं है। और एक है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखता है ये। और इन 5 के बेसिस पर जो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडाइसेस बनाया गया है उसमें इंडिया को कहा है कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट पे जानबूझ करके इंडिया का नाम खराब करना चाहते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण है, फैक्टर्स है। क्योंकि इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है उस तरह से इनको लगता है कैसे इसको हम पीछे दिखा दें। तो बहुत सारे लोग पैसा देते हैं इसके लिए, तो वो चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। एक अखबार में आपने आभा स्कीम के बारे में पढ़ा होगा। आभा, ABHA, गवर्नमेंट की स्कीम है। ये न्यूज में क्यों आई है इसको समझिएगा। ये बेसिकली आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स बोलते हैं इसको हम लोग, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स। ये एक आईडी है जिसको हम बोलते हैं आभा आईडी। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को कहा गया है कि जो उनका हेल्थ अकाउंट है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस कहते हैं, सेल्फ हेल्थ स्कीम कहते हैं, वो कह रहे हैं कि इसको दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको भी ये फायदा मिल जाएगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन वाला। कौन सा मिल जाएगा? कैशलेस ट्रांजैक्शन का। तो बेसिकली जो आभा है ये ABPMJAY का कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। और इसलिए किया गया है ताकि हम कैशलेस ट्रांजैक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को भी दे सकें। ठीक है। दूसरी चीज, बेसिकली आभा अकाउंट में 14 डिजिट अकाउंट नंबर है।
हमारे सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स उसमें अपलोड हो जाएंगे। बनाने का तरीका बड़ा सरल है। हम अपने आधार कार्ड से इसको बना सकते हो। यदि आधार कार्ड हमारे पास नहीं है तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, उससे बना ले, मोबाइल नंबर से बना ले, इससे भी हम अपना बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इससे क्या होगा कि हमारा डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, जिससे हम डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, डॉक्टर हमारा आभा अकाउंट देखेगा, बोले अच्छा इनको ये पहले से चली आ रही है, ये दवाइयां चली आ रही, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्टर्स के पास एक्सेसिबिलिटी होगी, सारे हॉस्पिटल्स में एक्सेसिबिलिटी होगी, और हो सकता है आगे आने वाले समय में इसको हम इंटरनेशनल एक्सेसिबिलिटी भी दे दे। देखो आज का अखबार फिर कह रहा है इस पे कि लोग इंडिया में ब्रिटेन से अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। आज का अखबार है, ये शायद भास्कर ही था। ठीक है, 3 गुने लोग बढ़ गए हमारे लिए। और अब ये कह रहे हैं कि वहां पर जो नेशनल हेल्थ ब्रिटेन की है सर्विसेज, उसमें ये कहा गया कि एनएचएस जो है वो इन लोगों को इंडिया जाकर के अपना इलाज करवाने के लिए वो आने जाने खर्चा दे देगा, वो कुछ बेसिक खर्चा दे देगा। कारण ये है वहां पे डॉक्टर्स की हो गई कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की हो गई कमी, और जब आदमी जाता है डॉक्टर के पास एनएचएस में तो उसको डेट मिलती 3 साल के बाद की। हार्ट का ऑपरेशन 3 साल के बाद, आदमी को पता ही नहीं हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो कह रहा 3 साल बाद आओ। और जब वो प्राइवेट में जा रहा है तो इतना ज्यादा खर्चा है कि वो बिल देख के मर जाएगा। तो इंडिया में उनके लिए बहुत सस्ता हो जाएगा। तो एनएचएस भी अपने वर्कलोड को कम करने के लिए इंडिया के साथ एक ट्रीटी करना चाह रही है या करेगी, ताकि इंडिया को भी फायदा मिले और उनको भी फायदा मिले। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट achievement of India in the field of medical education, medical tourism, and health services। ये तीनों चीजें हमारे अच्छी वर्ल्ड क्लास हमारे लोग हैं। और उसमें किसी के लिखा हुआ था कि भाई साहब यहाँ पर तो जैसा हमने वहां एनएचएस देखा और प्राइवेट देखी वहां पर ब्रिटेन में, उससे अच्छे तो इंडिया के हॉस्पिटल्स हैं। ये बात सच है। ये बात इसलिए सच है क्योंकि बहुत दिन नहीं हुए कि मैं हॉस्पिटल में रहा। अभी 3 दिन लगातार, 21, 22, 23, 24, ठीक है, मार्च में मैं अपने लिए नहीं गया था हॉस्पिटल्स में। हाँ, 4 दिन। तो क्या हुआ वहां पर, वो हॉस्पिटल इतना सुंदर हॉस्पिटल, मतलब देख करके ऐसा लगता है कि 5 स्टार होटल है। उतनी सुंदर लॉबी, और मतलब हॉस्पिटल में घुसते ही नाक में एक महक आती है, ऐसी कोई महक नहीं। हर तरफ साफ सफाई, पूरा एसी लगा हुआ, एयर कंडीशनड है। ठीक है, लिफ्ट लगी हुई 5, 7, 10। जिस फ्लोर पे जाना हो वहां पर आपको अपना कार्ड दिखाना, आप चले जाइए। नीचे वहां पर रेस्टोरेंट बना हुआ है, मतलब जो खाना वो खाइए वहां पर। रेट्स एकदम जेन्युइन, इतने जेन्युइन रेट्स खाने के कि मतलब ऐसा लगता था कि बस यहीं पे खा लो। 10 रुपए की पानी की बोतल दे रहा था वो, ये 15 रुपए की। ठीक है, 80 रुपए की वो वेज बिरयानी और साथ में दही का इतना बड़ा पैकेट। क्या चाहिए आपको। और खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी, और हेल्दी तो है ही है। चाय 20 रुपए की, बड़ी चाय, अच्छी चाय। मतलब कुल मिलाकर के वो एक ऐसी जगह हमने देखी जहां पर हॉस्टल, हॉस्पिटल और होटल, वो तीनों का क्लब था। ठीक है, हाँ फीस ली ज्यादा उन्होंने, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं इस बात को, उन्होंने फीस ज्यादा ली, लेकिन सर्विसेज कितनी दी।
डॉक्टर यूएस से आया, डॉक्टर यूएस से आया, वो डॉक्टर एक बार आपकी कंसल्टेंसी के लिए 25,000 रुपए लेता है। दैट्स इट। समझ गया कि नहीं समझ गया? कंसल्टेंसी के लिए 25,000 रुपए लेता है। तो अच्छे हैं सब लोग। तो ये जो चीजें हम कह रहे हैं, अब यदि इंडिया में ये हो गया तो ये पैसा यदि मान लो यहां पर वो नहीं हो रहा होता तो बात तय है कि हम यूएस जाते, जाते कि नहीं जाते? लेकिन नहीं गए। क्यों? क्योंकि यहां पर वो सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज यहां मिल रही हैं, सब कुछ। हर 15 मिनट में कोई ना कोई अटेंडेंट आकर के सब कुछ देखता है, सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं, कमरे में सफाई है कि नहीं है, वॉशरूम साफ है कि नहीं है, हर 10 मिनट में ये सब वहां पे किया गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो हमारे यहां सर्विसेज हैं ये अच्छी हैं, और इसलिए जो आभा है, ये हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लोगों को भी यहां पर, हो सकता कोई बड़ी बात नहीं, आज हमने इनका अकाउंट बनाया, कल हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का अकाउंट बना करके रख दें कि हमारे यहाँ आ जाओ, तो हम भी लाइन लगा देंगे कि आपको 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। ठीक है? तो ये चीज हमको देखनी है कि ये आभा क्या है और आभा क्यों है। ये थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आप देख लोगे तो हमको लगेगा कि हाँ ठीक है, आपने कर लिया होगा। ठीक है, कोई बड़ा इशू तो नहीं है। लेकिन आज भास्कर में एक खबर पढ़ करके हमें थोड़ा सा अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि वहां पे जो हमारी जितने भी साइट्स हमने बनाए तो उसमें एक तो डूब गई, बर्फ में दब गई। ठीक है, और हमने वहां पर एक पोस्ट ऑफिस बना दिया, पोस्टल नेटवर्क, कलर फोटो आइए ना, हम देख करके खुश थे उसको। तो हमने एंटार्क्टिक पोस्टल नेटवर्क वहां पे एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, और एनसी पॉर में पहले ये लेटर्स भेजे जाएंगे। एनसी पॉर, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ये कहां है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहां है? गोवा में है। ओशन की रिसर्च कभी भी नाम आ जाए तो गोवा लगा दो, आंख मूंद करके, यदि कुछ नहीं पता हो 4-5 में, जब बिल्कुल ही नहीं पता तो गोवा लगाओ। ये तुक्का मारने वाला तरीका बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर? तो होता क्या है कि जब कोई जा रहा होता है वहां पर साइंटिस्ट, तो उसी को लेटर दे दिया जाता है कि भाई जाके वहां पे दे देना। समझ गए कि नहीं समझते? देखो आज पेपर में जो निकला हुआ था वो तो यही कह रहा था कि भाई आज के जमाने में फोन है, मोबाइल है और इंटरनेट है, सब वहां पे पहुंचा देंगे हम, क्योंकि ऊपर सैटेलाइट मोबाइल तो है, ये सब कुछ कोई परेशानी नहीं, उससे हो सकता है। लेकिन फिर भी जो चिट्ठी में दर्द दिल, दर्द जिगर निकाल करके, निचोड़ करके रखने वाली कला है, जो लुप्त हो रही है, वो उसमें आती है कि पप्पू पापा बहुत याद आती है। आजकल क्या लिख देते, मिस यू, 1 सेकंड में गया, अगला भी लिख देता मिस यू टू, लो खत्म हो गई बात। लेकिन वो जो कहानी थी, हफ्तों इंतजार करना और चिट्ठी आना और चिट्ठी जाना, गाय का बछड़ा हुआ है और मिठाई आई थी खराब हो गई, कल का दूध फट गया था, कितनी कहानियां लिखी जाती थी उसमें। आप लोगों ने चिट्ठियां लिखी कि नहीं लिखी हैं? कितने लोगों ने चिट्ठी लिखी है? हाँ, ये सब बूढ़े लोग हैं, हमने तो लिखी नहीं किसी को। ठीक है, चलिए। तो अब वहां पे ये जो कहानी थी, ये कहानी इसलिए थी क्योंकि मुझे अच्छा लगा था कि चलो चिट्ठी चिट्ठी भेजी जाएगी। उसने बड़े अच्छे ढंग से लिखा था, इसलिए मुझे अच्छा लगा था, और कोई बात नहीं है। तुमको इसको कहते समय लेकिन कुछ चीजें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, दक्षिण गंगोत्री डूब गया वहां पे, आज ही निकला ना पेपर में, बर्फ में दब गया है वो, दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, इसके अलावा मैत्री है, भारती है, ये वहां के कुछ रिसर्च स्टेशन है हमारे, जो साइंटिफिक बेसिस है हमारे वहां पर, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती।
दक्षिण गंगोत्री इंडिया ने बनाया था 1983 में। और इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस एंटार्क्टिका में दक्षिण गंगोत्री में ही बना था 1984 में। समझ गए आप मेरी बात को? तब इतनी सुविधाएं तो नहीं थी ना फोन ऑन वाली। समझ गए मेरी बात को? फिर दक्षिण गंगोत्री 1988-89 में वो डूब गया बर्फ के अंदर। फिर वहां बनाया मैत्री हमने 1989 में। ठीक है। और यहां पर 1990 में एक पोस्ट ऑफिस ब्रांच खोली गई और फिर अगला बनाया गया भारती। ये मार्च 2012 में, ये भी हिल रीजन में है और ये साउथ पोल से 3000 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब यहां पर खोला गया है तो 3 के 3 पोस्ट ऑफिसेस कब खोले गए, क्यों खोले गए, कैसे खोले गए, ये आपको पता लग गया। ठीक है।